गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको नमस्कार। तो देखो बच्चों, पिछली क्लास में जो पोयम मैं आपको पढ़ा रहा था जिसका नाम था द लीजेंड ऑफ नॉर्दलैंड, वो पोयम तो बच्चों पिछली क्लास में अपनी खत्म हो गई थी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू लेसन। आज हम बच्चों नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ का नाम है माई चाइल्डहुड, यानी मेरा बचपन। द चैप्टर इज रिटन बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये पाठ बच्चों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है? अब बात बच्चों, प्रश्न ये है कि कहीं ये एपीजे अब्दुल कलाम लेखक थे क्या, जो लिखते थे क्या? ये वैज्ञानिक थे या लेखक थे, या फिर ये कवि थे, या फिर ये टीचर थे, या कौन थे? ये मिसाइल मैन थे, ये क्या थे? तो बच्चों आप जानते हो कि ये बच्चों बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ठीक है? ही वॉज ए मल्टी टैलेंटेड पर्सन। ही वॉज ए मल्टी टैलेंटेड पर्सन का मतलब बच्चों बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो एक बहुत बेहतरीन टीचर थे। ही वॉज ए वेरी गुड एजुकेटर। ही वॉज ए रिनाउंड साइंटिस्ट। वो विख्यात वैज्ञानिक थे। उन्हें लोग मिसाइल मैन के नाम से याद करते हैं। और बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत स्टेट्समैन थे। बहुत बड़े स्टेट्समैन का मतलब बहुत बड़े राजनेता थे। क्योंकि बहुत बड़े इसलिए थे क्योंकि जो देश का राष्ट्रपति रह गया वो तो बहुत बड़ा राजनेता ही होता है। तो ही वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन। बहुत बड़े राजनेता से मतलब राजनयिक थे। वो राजनेता नहीं थे। ही वॉज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर। ही वॉज ए स्टेट्समैन का मतलब ही वॉज अ डिप्लोमैट। मतलब जो राजनयिक शब्द होता है, हिंदी में एक शब्द चलता है राजनयिक। अब ये ज्यादा सही, इसको और भी आपको सामाजिक वाले सर जो हैं, जो खासतौर पे पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट आपको पढ़ाते हैं, वो आपको ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन करेंगे कि राजनेता और राजनयिक में क्या अंतर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिटिशियन एंड अ स्टेट्समैन। मुझे तो इतना पता है कि स्टेट्समैन को अन्यथा डिप्लोमेट भी कहते हैं। चाणक्य वॉज ए ग्रेट स्टेट्समैन और अ डिप्लोमेट। चाणक्य जो थे बच्चों, बिस्मार्क, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये बच्चों दुनिया के जो महान राजनयिक हुए हैं, जिनमें एक का नाम बोला मैंने बिस्मार्क, एक का नाम बोला मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इससे पहले जो नाम बताया मैंने वो क्या था? चाणक्य और कौटिल्य। तो ये इस तरीके की बातें हैं। अब बच्चों बात ये है कि जो माई चाइल्डहुड चैप्टर है, ये बच्चों चैप्टर नहीं है। ये मैं आपको पिछली क्लास के अंदर जब मैंने ये अपनी क्लास खत्म हुई थी तो एक थोड़ी सी बात बताई थी कि माई चाइल्डहुड इज नॉट ए चैप्टर। ये अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है। माई चाइल्डहुड इज नॉट ए चैप्टर इन इट्स ओन। ये अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है। ये अपने आप में पूरी इकाई नहीं है। बट इट्स ओनली एन एक्सट्रैक्ट। ध्यान दो बच्चों, बट इट्स ओनली एन एक्सट्रैक्ट। लेकिन बच्चों ये क्या है? ये महज एक अंश है। बट इट्स ओनली एन एक्सट्रैक्ट। ये महज एक अंश है। दैट इज टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, जो लिया गया है उनकी आत्मकथा से। और उस आत्मकथा का नाम क्या है बच्चों? विंग्स ऑफ फायर। तो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि फायर यानी आग, अब आग के पंख। तो मैंने आपको कहा था बच्चों कई बातें ऐसी होती है जिनका अर्थ सीधे अभिधा शब्द शक्ति में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसका अभिधा शब्द शक्ति में अर्थ लोगे तो उसका अर्थ निकलेगा ही नहीं। जैसे हम कहते हैं कि साहब उसके सीने में आग जल रही है। अब बताइए, अगर उसके सीने के अंदर आग जल रही है, माने कऊ जल रही है, तो फिर वो जल की राख क्यों नहीं हुआ? तो उसका सीधा सीधा अर्थ नहीं है। उसका बच्चों लाक्षणिक अर्थ भी नहीं है। उसमें व्यंग्यार्थ है। उसमें एक दूसरा मीनिंग आपको जो है, पहली शब्द शक्ति खारिज, दूसरी खारिज और तीसरी शब्द शक्ति से उसका मीनिंग आपको निकालना पड़ेगा। तो जब मैं कहता हूं कि अग्नि के पंख, तो बच्चा देखता है यार अग्नि के पंख कहां होते हैं? अग्नि के तो लपट होती है, ज्वाला होती है, जल जिसे कहते हैं, और जल में से बच्चों क्या आता है? कुछ धुआं भी आता है। लेकिन पंख तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो अग्नि के पंख वास्तव में होते भी नहीं है। तो बच्चों मैं यहां जो अग्नि की बात कर रहा हूं, ये फायर है ना बच्चों। इस फायर के बारे में मैंने बताया। ये फायर का मतलब क्या है बच्चों? ये तो एक प्रतीक है।
फायर तो क्या है बच्चों, इट्स ओनली ए सिंबल, ये महज एक प्रतीक है। ये फायर किसको एक्सप्रेस करता है? ये बच्चों, ये जो फायर है ये आपके करेज को एक्सप्रेस करता है। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो कई बार, दिनकर को आग और राग का कवि कहते हैं। अब बच्चों आग का कवि है तो आग से मतलब ये है कि आग थोड़ी बाढ़ता हो। यहां आग का मतलब ये है कि वो पौरुष की वकालत करता है, वो पुरुषार्थ की वकालत करता है, वो पराक्रम की वकालत करता है, वो शौर्य की वकालत करता है। तो जहां पुरुषार्थ है, जहां पौरुष है, जहां पराक्रम है और जहां शौर्य है, इन सब की तुलना बच्चों हम आग से करते हैं। क्लियर है? तो विंग्स ऑफ फायर का मतलब क्या हो गया? आग के पंख हो गए, अग्नि के पंख हो गए। तो अग्नि कौन सी? अग्नि है बच्चों आपके हौसलों की आग। आपके हौसलों की आग जो है बच्चों, उसको आपको हमेशा क्या करना? विंग्स लगाना है। विंग्स का मतलब होता है बच्चों फेदर। फेदर यानी क्या होता है? देखो बच्चों, फादर नहीं है, फेदर लिखा है मैंने। फेदर यानी पंख होता है। तो अग्नि को बच्चों, साहस रूपी अग्नि को हमेशा पंख लगाना है। कौन सा पंख लगाना? पंख लगाने का मतलब क्या हुआ है? पंख नहीं लगाना है। पंख लगाने का मतलब बच्चों, यहां फिर व्यंजना शब्द शक्ति है कि आपको साहस रूपी अग्नि को पंख लगाना है, माने उसे बुझने नहीं देना है, माने उसे धूमिल नहीं होने देना है, माने आपको उस आग को हमेशा बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो आप ये समझ गए बच्चों कि माई चाइल्डहुड, द प्रेजेंट लेसन दैट आई एम गोइंग टू टीच यू। माई चाइल्डहुड जो वर्तमान पाठ है, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इट्स नॉट ए लेसन और इट्स नॉट ए चैप्टर इन इट्स ऑन, इट्स नॉट ए सेपरेट एंटिटी। ये बच्चों अपने आप में कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है। इट्स अ पार्ट और इट्स एन एक्सट्रैक्ट। ये एक हिस्सा है, एक अंश है, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है उसमें से लिया गया ये अंश है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है उसका नाम है बच्चों विंग्स ऑफ फायर। तो मशहूर आत्मकथाएं होती है बच्चों, खुद लिखते हैं, उसी को आत्मकथा कहते हैं। आपको पता है कि आई डेयर, ये किताब है बच्चों, जरा ध्यान दो। आई डेयर, इसका मतलब है कि मुझ में हिम्मत है। डेयर एक मॉडल है। और आप कहते हो कई बार, हाउ डेयर यू टच मी, तुमने मुझको छूने की हिम्मत कैसे की? तो हाउ डेयर, ये तो लड़कियां बोलती है, हाउ डेयर यू टच मी। उसी तरीके से बच्चों हम कहते हैं कि आई कांट डेयर, कांट तो आएगा नहीं क्योंकि आई डेयर नॉट, क्योंकि मॉडल में आपको पता डबल मॉडल का प्रयोग नहीं होता था। आपको आई डेयर नॉट गो अगेंस्ट माई एल्डर ब्रदर। आई डेयर नॉट गो अगेंस्ट माई एल्डर ब्रदर माने मैं अपने बड़े भाई के खिलाफ जाने की मुझ में क्या नहीं है? मुझ में हिम्मत नहीं है। तो आई डेयर बच्चों, जैसे आई कैन, आई कैन का मतलब मैं कर सकता हूं। यू कैन, तुम कर सकते हो, तुम जीत सकते हो। तो आई डेयर का मतलब है कोई काम करने की मुझ में हिम्मत है। यह भी बच्चों एक प्रसिद्ध है। दिस इज ऑल्सो a renowned autobiography written by Kiran Bedi, the first women IPS officer of India। भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम है किरण बेदी, उनके द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई है, अपने बारे में जो ब्यौरा दिया गया है, उसका नाम है बच्चों आई डेयर। क्लियर है? हिंदी में एक यशपाल नाम का बड़ा फेमस राइटर है, उसकी एक आत्मकथा है बच्चों जिसका नाम है सिंहावलोकन। तो सिंहावलोकन भाग 1 भाग 2। तो सिंहावलोकन का मतलब होता है टू लुक बिहाइंड, पीछे देखने को आप सिंहावलोकन कहते हैं। सिंह प्लस अवलोकन, तो यहां सिंह माने शेर है। तो शेर बच्चों क्या करता है? आगे चलता है, पीछे देखता है। तो जब आप पीछे की ओर देखते हैं उसे आप कहते हैं सिंहावलोकन। जैसे आप कई बार अपनी पुरानी घटनाओं पर क्या करते हैं? सिंहावलोकन करते हैं। तो ये यशपाल नाम का जो क्रांतिकारी कवि राइटर है, क्रांतिकारी इसलिए बोला क्योंकि बच्चों ये एक ऐसा राइटर था जो कहते हैं कि सरदार भगत सिंह वगैरह वगैरह जो उनका दोस्त हुआ करता था। तो मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए। उसी तरीके से बच्चों आत्मकथा, जैसे हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ के पिता हैं, तो उनकी आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये उनकी आत्मकथा का नाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? मेरी आत्मकथा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरी कहानी।
मेरी कहानी यानी मेरी स्टोरी, मैं माई स्टोरी। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा जी आत्मकथाएं होती है। और जब व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में लिखता है, लेकिन जो मशहूर आत्मकथा वो महात्मा गांधी की है, जिसको हिंदी में कहते हैं सत्य के प्रयोग, और अंग्रेजी में कहते हैं माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ यानी होता है सत्य के प्रति मेरे प्रयोग। तो दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी की है। और बच्चों आत्मकथा लिखना बहुत हिम्मत का काम है। ये हिम्मत का काम इसलिए क्योंकि आत्मकथा हर कोई नहीं लिख सकता है। कोई कितना ही कुशल लेखक हो, लेकिन आत्मकथा लिखने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। उसकी एक वजह है बच्चों, क्योंकि जीवन में हम कई बार जो है ऐसे हमारे डार्क साइड्स, यानी हमारे जीवन के कुछ ऐसे नकारात्मक पहलू भी तो होते हैं जिनको हम छुपा जाते हैं। लेकिन एक आत्मकथा लेखक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने जीवन की में जो बुरी बातें हैं, जो उसकी दुर्बलताएं हैं, उसके ड्रॉबैक्स हैं, उन्हें भी वो तटस्थ होकर के लिखे। ऐसा नहीं आपने अपनी बढ़ाई बढ़ाई तो कर दी, अच्छी अच्छी बातें लिख दी, आपने कहीं जूते खाए वो तो आपने लिखा ही नहीं, वो भी लिखना था, क्योंकि वो भी एक आपके जीवन का अनुभव है। तो आत्मकथा लिखना बहुत हिम्मत की बात है। कहते हैं बड़े बड़े लोग आत्मकथा लिखते हैं, छोटे मोटे नहीं लिखते, छोटे मोटे भी लिखते हैं। एक अध्यापक की आत्मकथा भी है, एक झाड़ू पोछा करने वाली एक औरत है, उसकी आत्मकथा बहुत ज्यादा चल रही है, उसका नाम मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा क्या है, पर वो कई घरों में झाड़ू पोछा करती थी और उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। अभी आजकल भी आप उसको यूट्यूब वगैरह में देख सकते हैं। तो वो जो आत्मकथा, जो ऑटोबायोग्राफी, बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रही है। अब बच्चों में बात करता हूं एपीजे अब्दुल कलाम पे आते हैं अपन। तो ये जो एपीजे अब्दुल कलाम है बच्चों, इसकी फुल फॉर्म होती है, ए मानी होता है अबुल। ये क्या है, ये इधर जो दक्षिण भारत में जाते हैं तो अपने बाप दादाओं का 2-3 पीढ़ियों का नाम जोड़ देते हैं अपने साथ, जैसे आप जानते हो बच्चों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो दामोदर दास भी आ गया। उधर सचिन रमेश तेंदुलकर, लता दीनानाथ मंगेशकर, इस तरीके के चलते हैं, है ना। तो देखो बच्चों, ये ए का मतलब होता अबुल, ठीक है, और पी यानी होता बच्चों पाकिर, PAKIR, पाकिर। और ये जैनुल आबदीन इसका कौन है, इसका वालिद है जैनुल, ये हो गया बच्चों जैनुल आबदीन, ठीक है। तो इस तरीके से काफी लंबा नाम हो गया है। अगर रेलवे का फॉर्म वगैरह होता है और उसके अगर मान लो खानों में इस नाम को भरा जाए तो इतना पूरा नाम तो आएगा ही नहीं, तो फिर तो शॉर्ट में लिखना पड़ता है ना। तो बच्चों इसका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, बहुत लंबा नाम है। अब बात करते हैं बच्चों अपन इसके बारे में कि इस पाठ के अंदर लेखक महोदय जो अपने कहना क्या चाहते हैं, जरा ध्यान सुनना। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 68। पेज नंबर 68 पर बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे और मैं अपनी बात शुरू करता हूं। क्या बात है, माई चाइल्ड। देखो बच्चों, पहला सेंटेंस है कैन यू थिंक ऑफ, जिसका अर्थ होता है कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं। ध्यान दो बच्चों, थिंक के बाद ऑफ आता है, थिंक के बाद अबाउट भी आता है, लेकिन थिंक के बाद ऑफ आता, थिंक के बाद अबाउट आता, लेकिन इमेजिन अगर आपने उसकी जगह लिखा तो इमेजिन के बाद ऑफ नहीं आएगा, कैन यू इमेजिन ऑफ ऐसे नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे बच्चों, कैन यू इमेजिन एनी साइंटिस्ट, क्या आप किसी, एनी साइंटिस्ट नहीं आ रहा, साइंटिस्ट आ रहा, ये देखो आप। अब बच्चे इसका अनुवाद करते हैं, क्या आप किसी वैज्ञानिक के बारे में सोच सकते हैं, नहीं बच्चों, क्या आप किसी वैज्ञानिकों के बारे में सोच सकते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि वैज्ञानिकों आते किसी नहीं किन्हीं आएगा। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट का मतलब होता है क्या आप किन्हीं वैज्ञानिकों के बारे में सोच सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे ये सोचते हैं कि एनी के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन अब बच्चों आपका ये भ्रम दूर हो गया ना। ये जरूरी नहीं है कि एनी के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर हो, वो प्लूरल भी हो सकता है, वो काउंटेबल भी हो सकता है, वो अनकाउंटेबल भी हो सकता है। कैसे, जैसे बच्चों मैंने आपको कहा इज देयर एनी वाटर इन द जग, तो क्या जग में पानी है, तो कोई कहता है साहब वन वाटर, अरे वन नहीं है। एनी का प्रयोग सिर्फ काउंटेबल नाउन नहीं, अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी होता है। तो इज देयर एनी वाटर इन द जग का मतलब ये हुआ क्या जग में कोई पानी है, कोई से मतलब कुछ से तात्पर्य है, ये क्वांटिटी की बात कर रहा है। तो आप ये बोलो एनी के बाद में बच्चों आपने क्या लिखा, एनी, एनी मिल्क। अब एनी मिल्क एनी क्या हो गया, कोई दूध नहीं हुआ, कुछ दूध हो गया इसका मतलब, ठीक है। तो बताइए इसके बाद आने वाला नाउन काउंटेबल हुआ कि अनकाउंटेबल हुआ, अनकाउंटेबल हुआ ना, ओके, क्योंकि दूध को आप गिन नहीं सकते हैं। अब आप कहते हो एनी बॉय, कोई लड़का, तो बताओ कैसा है, काउंटेबल है पर सिंगुलर है।
अब आप देखो एनी साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट और बच्चों इसको एस लगा दिया मैंने, तो बताओ ये प्लूरल हो गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनी एक डिटरमिनर है जो अकेला नहीं आता है, और जब आता है तब वो एडजेक्टिव, तब अगर आता है तो बच्चों एनी किसका काम करता है, फिर वो प्रोनाउन का काम करता है। लेकिन इन द सेंस ऑफ ए डिटरमिनर द वर्ड एनी कैन नेवर बी यूज्ड सिंगल और अलॉन, यानी डिटरमिनर के सेंस में एनी शब्द का प्रयोग कभी अकेले नहीं किया जा सकता है। इट शैल ऑलवेज बी फॉलोड बाय ए नाउन, इसके बाद निश्चित रूप से कोई नाउन आएगा, और वो नाउन कैसा होगा, वो नाउन बच्चों वो SCN हो सकता है यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वो PCN यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है, वो बच्चों UCN का मतलब अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है। अब मैंने आपको बताओ अनकाउंटेबल क्या, ये सिंगुलर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अनकाउंटेबल तो होता ही सिंगुलर है, उसका प्लूरल बनता ही नहीं। जैसे पानी है, पानी का बहुवचन बना के दिखाओ, नहीं बनेगा। दूध का बहुवचन बना के दिखाओ, मिल्क का, नहीं बनेगा ना। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं बच्चों, दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड दे कैन नेवर बी चेंज्ड इनटू देयर प्लूरल फॉर्म, और उनको अपने बहुवचनीय रूप में नहीं बदला जा सकता। सारांश क्या निकला, एनी इज अ डिटरमिनर, एनी एक डिटरमिनर है दैट शैल ऑलवेज बी फॉलोड बाय ए नाउन, जिसके ठीक बाद में किसी नाउन का प्रयोग होगा, एंड द नाउन शैल बी आइदर SCN और PCN और UCN। क्लियर हो गया है। अब बच्चों मेरी बात ये थी कि कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट, क्या आप किन्हीं ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में सोच सकते हो हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन। अब बच्चों ये जो स्टेट्समैन है ना, इसकी स्पेलिंग देखो, MAN लिखा हुआ है कि MEN लिखा हुआ है, इस पे गौर करने की आवश्यकता है। हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन, MEN आ रहा है ना, क्योंकि बच्चों उधर साइंटिस्ट आ रहा तो इधर MAN नहीं आ सकता है। ओके, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट, अर्थात क्या आप किन्हीं ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में सोच सकते हो हु हैव आल्सो, बच्चों जरा ध्यान देना, हु हैव आल्सो बीन साइंटिस्ट, ठीक है, हु हैव आल्सो बीन साइंटिस्ट। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना मेरी बात को, जो मेरे को आपको समझाना है। कैन यू बिलीव ऑफ एनी साइंटिस्ट, पहली बात तो बच्चों इधर एनी शब्द का प्रयोग हो गया है। ध्यान दो बच्चों, जब भी एनी शब्द का प्रयोग होता है तो आगे हु नहीं आ सकता, विच नहीं आ सकता, ये दोनों गलत होते हैं और इनकी जगह दैट का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए इस दृष्टि से देखा जाए तो आपकी टेक्स्ट बुक का ये पहला सेंटेंस ही गलत है। अब आपके दिमाग में प्रश्न पैदा होगा कि सर ये तो गवर्नमेंट की किताब है, गवर्नमेंट की किताब है तो क्या हुआ, कई गलतियां हमने पहले भी निकाली है, और हम इस बात को आपको तर्क से समझा रहे हैं कि बच्चों होता क्या है कि जब आप रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में हु या विच का प्रयोग करते हो और उसके पहले एनी आ रहा है, तो हु और विच के बदले आपको किसका प्रयोग करना चाहिए, दैट का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर हो गया है। कोई सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो दैट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और भी बातें हैं, तो ये पक्का मान के चलो कि कैन यू बिलीव ऑफ एनी, कैन यू इमेजिन और कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट, अर्थात आप क्या आप किन्हीं ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में सोच सकते हैं दैट हैव आल्सो बीन, जो रहे हैं। ये बी बच्चों क्या है, इसका मतलब रहना भी होता है, होना या रहना, थर्ड फॉर्म हो गई ना। हु हैव आल्सो बीन साइंटिस्ट, सॉरी आ जाएगा स्टेट्समैन, अर्थात जो क्या, जो बच्चों स्टेट्समैन यानी जो राजनयिक भी रहे हैं। क्या आप किन्हीं ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में सोच सकते हो जो कि राजनयिक भी रहे हैं। तो इस क्रम में बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक।
बच्चों पहला सेंटेंस आपको क्लियर हो गया है। आज ये भी देखो बच्चों, हु हैव आल्सो बीन, यहां आप देख रहे हो कि हैव आल्सो बीच में आ गया है, स्प्लिट हो गया है, हैव बीन। अब बच्चों आप बताइए टेंस कौन सा है? तो आपका जवाब ये होता है कि साहब इसमें हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग हो रहा है। और आपको ये समझाया गया है कि जिस वाक्य में हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग होता है उस वाक्य का टेंस कौन सा होता है। जरा देखो बच्चों, ये है हैज बीन या हैव बीन। अब आपसे पूछा जाए कि जिस वाक्य में हैव बीन या हैज बीन हो तो उस वाक्य का टेंस कौन सा होगा। तो बच्चों आप जरा देखो, ये हैज या हैव सहायक क्रिया है और ये बी की थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब आप कहोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो तब होता जब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग भी हुआ होता, जो नहीं हो रहा है। यदि हैज बीन या हैव बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग नहीं हुआ है तो ऐसे वाक्यों का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होकर के सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट होता है, क्योंकि ऐसे वाक्यों में हैज और हैव तो ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं। और आगे जो बीन है बच्चों, इट फंक्शंस एज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की तरह फंक्शन करता है। एपीजे अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस, एपीजे अब्दुल कलाम जिनके प्रक्षेपों ने इन स्पेस यानी अंतरिक्ष में किए गए। एपीजे अब्दुल कलाम जिनके द्वारा अंतरिक्ष में, डिफेंस यानी क्या होता है, सुरक्षा, सिक्योरिटी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मतलब बच्चों जो आणविक तकनीकी या आणविक प्रौद्योगिकी है। ध्यान दो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिनके अंतरिक्ष, सुरक्षा और आणविक तकनीकी के क्षेत्र में किए गए प्रक्षेपों ने, उनके द्वारा किए गए प्रक्षेपों ने गाइडेड इंडिया ने क्या किया बच्चों, भारत को, गाइडेड इंडिया ने भारत को गाइड किया। या गाइड से मतलब बच्चों गाइड करना नहीं है जैसे आप किसी को गाइड करते हो। यहां बच्चों गाइडेड का मतलब है ने इंडिया को दाखिल किया, ने इंडिया को प्रवेश करवाया किसमें, इनटू द 21st सेंचुरी यानी 21वीं शताब्दी में। यानी भारत का 21वीं शताब्दी में जो पदार्पण हुआ। अब आपको सर 21वीं शताब्दी में वो क्या पदार्पण करवाते? अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम न जन्मे होते तो भी भारत 21वीं शताब्दी में प्रवेश करता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बच्चों। जैसे मैं आपको ये कहूं कि एक सेंटेंस पे गौर करना बच्चों, जरा ध्यान देना। एक सेंटेंस दे रहा हूं, आई विल बी 20, I will be 20 on my next birthday। आपसे बच्चों ये सवाल पूछा गया है कि जरा बताइए इसमें ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो आप में से ज्यादातर बच्चे कहेंगे कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। जरा ध्यान दो बच्चों, आई विल बी 20। अब कई बच्चे तो सोचते हैं कि मैं 20 हो जाऊंगा। नहीं बच्चों, 20 नहीं है, एक्चुअली ये बोलचाल की भाषा है। इंग्लिश में आई विल बी 20 का मतलब ये होता है कि आई विल बी 20 ईयर्स ओल्ड। ये अंडरस्टूड है इसमें। ऑफ 20 ईयर्स ओल्ड का मतलब मैं 20 साल की उम्र का हो जाऊंगा ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे, यानी मेरे अगले जन्मदिन पर। अब मुझे एक बात बताइए, आप अपने अगले जन्मदिन के ऊपर 20 साल के हो जाएंगे? तो जब हो जाएंगे तो अपने आप ही हो जाएंगे। तो उसमें अगर आप प्रयास करोगे या अनायास हो जाओगे, ये बताओ। आप अपने अगले जन्मदिन के ऊपर 20 साल के प्रयास करने से होंगे या अनायास हो जाओगे, सायास होंगे या अनायास होंगे। तो अंडरस्टूड है बच्चों की इसमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अगला जन्मदिन आएगा तो अपने आप 20 साल के होंगे। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि जब इसमें प्रयास करने की कोई बात ही नहीं है तो फिर आपने आई के साथ विल का प्रयोग क्यों किया? यहां तो शैल आना चाहिए, क्योंकि आई के साथ विल का प्रयोग तो तब होता है जब आप किसी काम को करने की ठान लेते हैं। जैसे कि आपने ठान लिया है कि साहब अगले जन्मदिन पे आप 20 साल के हो जाएंगे। इसमें ठानने वाली क्या बात है? तुम ठानो या मत ठानो, ये तो प्रकृति का अनुक्रम है। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ नेचर। और इसके प्रकृति अपना काम क्या करती है? प्रकृति सदैव अपना नियम पूर्वक काम है, वो तो करती रहती है। अब बात बच्चों यह है कि यदि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म नहीं हुआ होता
तो भी ये देश तो 21वीं शताब्दी में प्रवेश करता। फिर लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि डॉक्टर एपीजे, इसमें लेखक ने तो क्या कहा है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन है इसका चैप्टर का, तो इसमें कहा गया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किए गए जो प्रक्षेप अंतरिक्ष में किए, उन्होंने सुरक्षा के क्षेत्र में किए, उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यानी होता है जी नाभिकीय या आणविक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी उन्होंने क्या किए, कई प्रक्षेप किए, और उन प्रक्षेपों ने भारत को 21वीं शताब्दी में प्रवेश करवाया। तो इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या प्रवेश करवाएंगे, वो तो टाइम आएगा तो आदमी अपने आप होगा। लेकिन बात यह है कि 21वीं शताब्दी का मतलब केवल 21वीं शताब्दी नहीं है। या 21वीं शताब्दी का मतलब बच्चों लेखक यह कहना चाहता है कि एक 21वीं शताब्दी में जी रहे देश, एक 21वीं शताब्दी में जी रहे देश या राष्ट्र के पास में जो तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, जो टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, उस टेक्निकल नॉलेज को जो है बच्चों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें दिया। 21वीं शताब्दी में तो हम प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन 21वीं शताब्दी से मान लो मैं 20 साल का तो गया, लेकिन 20 साल के बच्चे वाला ज्ञान और उसकी मैच्योरिटी तो आनी चाहिए, वो भी तो आनी चाहिए कि उम्र का होने से क्या होता है। तो वो जो मैच्योरिटी है या वो जो नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है वो बच्चों हमें किसने दी, वो हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दी। he became our 11th president in 2002। और बच्चों ये भी ध्यान दो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम became the president of India, the 11th president of India in 2002। ध्यान दो, सन 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का महामहिम राष्ट्रपति बनाया गया। हालांकि बाद में हमारे प्रणब मुखर्जी ने कहा कि महामहिम शब्द को हटा दो, ये क्या है कि गुलामी का प्रतीक है। जब अंग्रेज थे तब हम बोलते थे हिज योर एक्सीलेंसी, योर मैजेस्टी, योर हाईनेस, हिज हाईनेस। तो ये जो इस तरीके के शब्द हैं बच्चों, ये क्या है कि अंग्रेजों की गुलामी को दर्शाते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि आप महामहिम 4-5 शब्दों को छोड़ देने से ही कौन सी गुलामी की मानसिकता से आजाद हो जाओगे। अभी हमारी मानसिकता में काफी गुलामी है, बहुत सारी बातें हैं। हमारी जो शिक्षा पद्धति है ये खुद मैकाले के द्वारा दी गई शिक्षा पद्धति है। इसलिए तो मैत्री शरण गुप्त ने लिखा है भारत भारती में कि क्या यदि आधुनिक शिक्षा किसी विधि प्राप्त भी हम कर सकें तो लाभ क्या, बस क्लर्क बनकर पेट अपना भर सकें, सुनते रहेंगे सर झुकाकर अफसरों की गालियां, तो दे सकेंगे रात को 2 रोटियां घर वालियां। तो ये हमारी शिक्षा पद्धति है बच्चों। महात्मा गांधी भी कहते हैं द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इज टोटली फॉल्टी। महात्मा गांधी कहते हैं भारत का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह दोषपूर्ण है, बिकॉज इट्स नॉट जॉब ओरिएंटेड। ये शिक्षा रोजगारोन्मुखी नहीं है। इसमें आदमी पढ़ता है फिर उसका कहीं धंधा पानी नहीं लगता तो फिर वो उसकी सटक जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एजुकेशन, कोई भी शिक्षा पद्धति जो आपको जीवन निर्वाह के लिए रोजगार दिलाने में सहायक न हो, वो शिक्षा पद्धति सार्थक नहीं है। तो ये तो बच्चों शिक्षा पद्धति की बातें हैं, ये तो बड़े बड़े लोगों के विचार हैं, मैंने तो यूं ही बता दिया आपको। तो बन गए 11वें राष्ट्रपति हमारे देश के। ये ध्यान देने वाली बात है। कितने नंबर के राष्ट्रपति थे वो, तो आपको याद होना चाहिए, वो 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। वो कब बने बच्चों, 2002 में बने। अब 2020 चल रहा, तो बताइए 18 साल पहले बने थे वो। अब इस दुनिया में नहीं है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ही इज गॉन, वो चले गए हैं। उनकी याद में हम मनाते हैं अब विद्यार्थी दिवस। वो बहुत अच्छे शिक्षक थे, पर उनकी याद में हम शिक्षक दिवस कैसे मनाते हैं। शिक्षक तो हम पहले मना रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में, तो फिर उनके जन्मदिन को हमने विद्यार्थी दिवस के रूप में जो है मनाना शुरू किया है, सम्मान दिया हमने उनको। और वो इस सम्मान के हकदार भी थे। आई वॉज बोर्न इन टू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली। बच्चों ये आप बता रहे हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ। ये कहते हैं आई वॉज बोर्न, यानी होता है मेरा जन्म हुआ था। ध्यान दो बच्चों, एक शब्द होता है बोर्न, BORN, एक होता है BORNE। दोनों का फर्क समझो। जैसे बच्चों मैं आपको कहता हूं बियर बोर्न, तो बियर का मतलब क्या होता है, एक तो होता है सहन करना और एक होता है बच्चों जन्म लेना। जब आप जन्म लेने की बात करते हो तो ई नहीं आएगा, लेकिन जब आप किसी चीज को सहन करते हो, बर्दाश्त करते हो या वहन करते हो, तब आपकी क्या आएगा, बोर्न आएगा। जैसे मैंने इसे बोझ को ढोया है तो आई हैव बोर्न दिस बर्डन। यहां बोर्न में बच्चों बोल तो बोर्न रहा हूं, लेकिन ई का प्रयोग होगा। फर्क समझ में आ गया है। तो यहां बताया गया बच्चों आई वॉज बोर्न, अर्थात मेरा जन्म हुआ था। यह बच्चों पेशी वॉइस का सेंटेंस है। आई वॉज बोर्न, मेरा जन्म हुआ था। आई वॉज बोर्न बच्चों, वाज वर्ग के बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है।
जबकि आपको पता अगर ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता तो वाज वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती। तो आई वॉज बोर्न का मतलब हुआ बच्चों की मैं क्या हुआ था, उत्पन्न किया गया था या मैं जन्मा था। इनटू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली, तो इनटू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली, तो बच्चों बोर्न के बाद में इनटू का प्रयोग हो रहा है। इनटू का मतलब होता है इस दुनिया में आया, वो इस दुनिया के अंदर आया और गति के साथ आया। जब आप किसी कमरे में घुसते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ही केम इनटू द रूम, क्योंकि वो बाहर से आया, अंदर आया और गति के साथ आया। लेकिन अंदर ही अंदर कोई गति कर रहा है, जैसे बच्चे तालाब में तैर रहे हैं, तो इनटू नहीं आएगा। फिर चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पॉन्ड आएगा। कोई कमरे में बैठा है तो somebody सिटिंग इन द रूम आएगा, इनटू द रूम नहीं आएगा। इनटू का मतलब क्या होता है, जब कोई बाहर से आता है, अंदर आता है और गति के साथ आता है। ठीक है, तो ये बताया गया बच्चों ये आई वॉज बोर्न इनटू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली, मेरा जन्म हुआ था एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में। मेरा जन्म हुआ था एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में। और आइए बता रहे हैं कि इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम के आइलैंड यानी होता द्वीपीय, टाउन माने कस्बा। मेरा जन्म रामेश्वरम के, आप जानते हो बच्चों रामेश्वरम साउथ में है, तमिलनाडु में है। तो मेरा जन्म हुआ था, कहां पर हुआ था, मेरा जन्म रामेश्वरम के द्वीपीय कस्बे के एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। इन द अष्टवाइल मद्रास स्टेट, इन द अष्टवाइल मद्रास स्टेट। ये शब्द बच्चों अष्टवाइल शब्द आपको आना चाहिए। देखो इसका क्या होता है, इन द अर्स्टवाइल। ये जो अर्स्टवाइल का मतलब होता है बच्चों टिल देन, यानी तब तक मेरा जन्म, तब तक के, क्यों बोला मैंने तब तक उसकी वजह बताऊंगा अभी। मेरा जन्म तब तक के मद्रास राज्य के, मेरा जन्म तब तक के मद्रास राज्य के रामेश्वरम के एक द्वीपीय कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ। अभी तब तक के इसलिए बोला बच्चों क्योंकि जो मद्रास है ना, अब किधर है मद्रास, तो रहा ही नहीं अब तो मद्रास का नाम बच्चों हमने क्या है, चेंज कर दिया है। तो तब तक ये मद्रास कहलाता था, अभी चेन्नई कहलाता है। पहले कलकत्ता था, अब वो कोलकाता है। पहले एक बंबई थी, गानों में आती थी बंबई, या बंबई नगरिया तू देख बबुआ, तो बंबई बोलते थे, अब उसको मुंबई कहते हैं हम। तो बच्चों तब तक का, तो यहां अर्स्टवाइल शब्द का मतलब समझ गया, इसका मतलब हो गया कि मेरा जन्म तब तक के मद्रास राज्य के रामेश्वरम के एक द्वीपीय कस्बे के मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। माई फादर जैनुल आब्दीन, देखो बच्चों अपने पिताजी के बारे में बता रहा, अपने जन्म के बारे में बता रहा। पहले पैराग्राफ में जो राइटर है वो अपने जन्म के बारे में बता रहा है। ही इज टेलिंग अस, या ही स्पीक्स टू अस ऑफ हिज बर्थ एंड हिज फैमिली। अपना परिवार और अपना जन्म, उसके बारे में उनको बता रहे हैं कि माई फादर जैनुल आब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन और मच वेल्थ। अपने पिताजी के बारे में बताता है कि जो मेरे पिताजी थे जिनका नाम क्या था, जैनुल आब्दीन। तो माई फादर यानी मेरे वालिद, एंड हिज नेम वो जैनुल आब्दीन, उनका नाम जैनुल आब्दीन था। ही हैड नॉट गॉट मच फॉर्मल एजुकेशन। वो ये कहते हैं कि मेरे पिताजी को अधिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी। कौन सी, औपचारिक। ध्यान दो बच्चों, फॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या हुआ, आपने 10वीं पास कर ली, 11वीं कर ली, 12वीं कर ली, बीए कर ली, एमए कर ली, ये डिग्रियां जो होती है बच्चों, डिग्रियां इन्हें फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ये फॉर्मल है। एक कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ये डिग्रियां नहीं होती, लेकिन अच्छे अच्छे डिग्री वाले जो है ना वो मात खा जाते हैं उनके आगे। आप जानते हो तुलसीदास के ऊपर कितने लोगों ने पीएचडी की, उनके पास तो कोई डिग्री नहीं थी। एक जयपुर का कवि बिहारी, एक किताब लिखी बिहारी सत्सई, इतनी टीकाएं लिखी गई उसके ऊपर, विश्व की न जाने कितनी भाषाओं में उस किताब का अनुवाद किया गया। तो एक कबीर है बच्चों, कबीर जानते हो पढ़े लिखे नहीं थे। वो कहते हैं मशी कागज छुई नहीं, कलम गई नहीं हाथ। वो एक बहुपठित नहीं, वो बहुश्रुत विद्वान थे। यानी अकबर के बारे में आप जानते हो, अकबर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन सुन सुन के काफी विद्वान हो गया था। वो तो दीन इलाही नाम का धर्म चलाता था। यह अलग बात है कि उसके धर्म को ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जो पिताजी है जिनका नाम जैनुल आब्दीन था, ही हैड नॉट गॉट मच फॉर्मल एजुकेशन, अर्थात उनको नहीं प्राप्त हुई थी अधिक औपचारिक शिक्षा, नॉर मच वेल्थ, और उनके पास में ज्यादा दौलत भी नहीं थी। ऑल्सो ही हैड नॉट गॉट मच वेल्थ,
और बच्चों साथ ही साथ उनके पास में ज्यादा मलकियत माने ज्यादा संपत्ति भी उनके पास नहीं थी। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, अब बच्चों ये बताया गया है कि इस कमी के बावजूद, डिस्पाइट, ध्यान दो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। डिस्पाइट कई परीक्षाओं में आता है, तो आपको दिया जाता है डिस्पाइट के बाद में ऑफ। ध्यान दो, डिस्पाइट ऑफ, एक होता है इंस्पाइट ऑफ, दोनों का मतलब होता है के बावजूद, लेकिन अंतर सिर्फ यह है बच्चों, ये तो सही है लेकिन डिस्पाइट के बाद में ये ऑफ गलत है। ध्यान दो, डिस्पाइट शैल नेवर बी फॉलोड बाय ऑफ, प्रीपोजिशन, डिस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं आएगा लेकिन इंस्पाइट के बाद में जरूर आएगा, और दोनों का मतलब होता है के बावजूद। तो डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस का मतलब डिस्पाइट दीज ड्रॉबैक्स, मेरे परिवार की इन कमियों के बावजूद। क्या कमी थी मेरे परिवार में? मेरे पिताजी, मेरे अब्बू ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। दूसरी कमी क्या थी? उनके पास में ज्यादा पैसा टका नहीं था, और बच्चों की फौज थी पूरी। आपको पता है इनके काफी बच्चे होते हैं, है ना, तो 8-8, 10-10 होते हैं, क्योंकि मैं भी क्या है कि जयपुर की एक कॉलोनी का वो हूं, BLO, मदारी कॉलोनी, तो ममडन कॉलोनी, तो उधर में देखता हूं कि एक कई होते हैं। तो इनके कई बच्चे थे। डॉक्टर कलाम इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि मैं मेरे लंबे और खूबसूरत माता पिताओं की अनेक संतानों में से एक था। अनेक का मतलब संख्या तो धनी बता ही नहीं रहा ना, वो 10 से ऊपर तो होगी मेरे हिसाब से, है ना। तो अगर मान लो 4-5 होती तो मेंशन भी कर ही देते। तो डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेज माने इन ड्रॉबैक्स के बावजूद ही पोजेस ग्रेट इनेट विजडम। ये सच है कि मेरे पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, लेकिन बच्चों ये बताया गया कि डिस्पाइट ऑफ दीज, डिस्पाइट ऑफ नहीं आएगा, डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस माने इन कमियों के बावजूद ही हैड ग्रेट, उनमें थी महान, इन्नेट, ये क्या होती है बच्चों जरा देखो, इन्नेट विजडम। इस इन्नेट विजडम का मतलब होता है बच्चों, इन्नेट का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है सहज, स्पॉन्टेनियस सहज या अंदरूनी या आंतरिक। ये सच है कि उन्होंने ज्यादा वो पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनके अंदर सहज प्रतिभा जो थी उसकी कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर क्या थी, बड़ी गजब की सहज प्रतिभा या बड़ी गजब की अंदरूनी प्रतिभा उनमें थी, है ना। और बच्चों देखो, एंड ऑल्सो ही हैड ए ट्रू जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, ही हैड ट्रू जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट का मतलब आत्मा का सच्चा औदार्य, आत्मा की सच्ची उदारता उनमें पाई जाती थी। आत्मा की सच्ची उदारता बच्चों किन में पाई जाती थी? इसके पिताजी में आत्मा की सच्ची उदारता पाई जाती थी। आ गई समझ में? He had an ideal helpmate in my mother, आशियाम्मा, मेरी मां आशियाम्मा के रूप में, मेरी अम्मी आशियाम्मा के रूप में ईश्वर ने, खुदा ने उनको बहुत बढ़िया क्या दिया था, बहुत बेहतर हम सफर दिया था। हेल्पमेट का मतलब होता है वो उनकी हेल्पमेट थी, अर्थात उनकी हम सफर थी, सहायता करती थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। आइए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मुझे उन लोगों की तादाद ठीक ठीक याद नहीं है जितने लोगों को हर दिन वह भोजन कराया करती थी, पर इतना मुझे पता है कि यदि मेरे परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ जोड़ा जाए तो भी उनकी तुलना में या उनसे जो बाह्य आगंतुक आकर के हमारे घर भोजन करते थे उनकी संख्या सदैव ज्यादा होती थी। यानी इधर मेजबान कम और मेहमान हमेशा ज्यादा होते थे। अतिथि तुम कब जाओगे, इस तरीके की बीमारी इनकी बिल्कुल भी नहीं थी। तो आई डू नॉट रिकॉल, आई कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ दोस पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट, बट आई एम फुली कॉन्फिडेंट दैट, परंतु मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस, कि हमारे साथ में जो है ज्यादा कौन भोजन करते थे? आउटसाइडर्स का मतलब भाई आगंतुक, देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, की तुलना में, किसकी तुलना में? यदि हमारे परिवार के तमाम सदस्यों को एक साथ रखा जाए तो उनसे जो बाह्य आगंतुक हैं वो कई अधिक बाह्य आगंतुक हमारे साथ में रोज भोजन किया करते थे। तो बच्चों इस तरह से आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।